हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 8 को वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इंडिया का। हाँ, बिल्कुल शुरू हो रहा है, लेकिन हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, इसलिए हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो बेसिकली मलेरिया वैक्सीन के ऊपर है, और ये थीम बहुत रिपीटेटिव थीम है, यूपीएससी में बार बार पूछी जा चुकी है। इसलिए इससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है आपको जहाँ दिख जाए उसको पकड़ के जो है उसको कैप्चर कर लो, ग्रास्प कर लो, है ना। वो कॉन्सेप्ट आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो हमारा है न्यू टूल्स टू फैथम द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिसेंटली नोबेल प्राइज़ मिला है जो फिज़िक्स में, उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट है। कोशिश करेंगे इसको समझने की। थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं तो थोड़ा ज़्यादा टिपिकल है, पर मैंने कोशिश की है कि आपको आसानी से समझाने की। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ जाए। साथ ही अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं और अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एटलीस्ट कमेंट तो करिए। ठीक है, शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है नाउ अ मोर एफिकेशियस इनएक्सपेंसिव मलेरिया वैक्सीन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली मलेरिया यूपीएससी में बहुत समय से पूछा जा रहा है। पीवाईक्यू की बात की जाए तो 2010 में मलेरिया वैक्सीन के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। आप अगर ऐसे ही सोचें कि मलेरिया इतने समय से हो रहा है लेकिन अभी तक के इसमें कोई वैक्सीन क्यों नहीं बनाई गई। सेम क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। आपको पूछा गया था कि मलेरिया वैक्सीन बनाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है, और अगर उसके आंसर्स की बात की जाए तो उसका आंसर क्या है। जब भी मलेरिया आपको होता है तो नेचुरल जो पर्सन है वो इम्यूनिटी नहीं डेवलप कर पाता और आपको बार बार जो है सेम डिसीज़ हो जाती है। मान लीजिए अगर आपको कोई डिसीज़ एक बार हो रही है तो जनरली जो हमारी बॉडी होती है वो उस डिसीज़ को पहचान जाता है जब भी वो नेक्स्ट टाइम होती है, तो जो अगले बार जब भी वो होगी तो वो उतनी सीवियर इम्पैक्ट नहीं करती है। लेकिन मलेरिया के साथ ऐसा नहीं है। मलेरिया आपको नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है और हो सकता है नेक्स्ट टाइम वाला ज़्यादा सीवियर हो। इसका रीज़न क्या है, जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है उसके जो जीनस हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए इसको समझ पाना, इसको पहचान पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए अभी तक हम मलेरिया की वैक्सीन्स नहीं बना पा रहे थे और ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। इसलिए जो हमारा प्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है मलेरिया वैक्सीन जो कॉन्सेप्ट अभी आया है। जो मलेरिया वैक्सीन नहीं आई है ये आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आप जनरल भी देखें तो एक ना एक क्वेश्चन आपको वैक्सीन्स के ऊपर लगातार पूछा जा रहा है या फिर आपको कोई ना कोई डिसीज़ के ऊपर पूछा जा रहा है। जैसे कि 2024 की बात करूं मैं, नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे जो लगता है नीपा वायरस 2018 से न्यूज़ में है और 4 बार आउटब्रेक हो चुका है। नीपा वायरस के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए नीपा वायरस पे फोकस करना है। मलेरिया वैक्सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हॉट टॉपिक है। जैसे कि रिसेंटली आपको वोल बचिया मेथड पूछा गया था 2023 में। ये 2020 से न्यूज़ में है। डेंगू को कंट्रोल करने के लिए वोल बचिया मेथड बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस किया जाता है मॉस्किटोज़ में, जिसके कारण जो डेंगू है, ज़ीका वायरस है, चिकनगुनिया डिसीज़ेज़ हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, जो हमारा आर्टिकल है उसके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ है, न्यूज़ शुरू करते हैं आर्टिकल। तो रिसेंटली जो है मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम developed by the University of Oxford, manufactured by Puram-based Serum Institute of India, and tested in a phase 3 trial at 5 sites in 4 countries: Mali, Burkina Faso, Kenya, and Tanzania in Africa, was recommended by WHO on October 2। तो क्या हुआ है, बेसिकली R21/मैट्रिक्स 11 मलेरिया वैक्सीन डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा। कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है इसे? इंडिया में ही। जो भी वैक्सीन्स होती हैं उसे मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में ही होती है ज़्यादातर, तो मैन्युफैक्चर कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इनके द्वारा क्या किया जा रहा है? मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसे रिकमेंड किया गया है WHO ने 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो अब वैक्सीन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मलेरिया जनरली सीजनल होता है और पेरिनियल भी होता है। कुछ एरिया में सीजनल होगा, कुछ एरिया में पेरिनियल होगा। सीजनल कहाँ होगा? जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन सीजनल हो, जैसे कि साउथ एशिया जहाँ पर मानसून है ना। यहाँ पर डेंगू का आपने सीज़न देखा होगा। डेंगू का सीज़न कौन सा होता है?
अगस्त सितंबर, यहाँ थोड़ी मॉइस्ट कंडीशन होती है प्लस हीट दोनों ही चाहिए। उसी कंडीशन में ये मॉस्किटोज़ ब्रीड कर पाते हैं और इसी वक्त जो है ये डिसीज़ेज़ फैलती हैं। लेकिन इक्वेटोरियल एरिया हुआ तो, अगर इक्वेटोरियल एरिया की बात की जाए, जो डोल्ड्रम वाला जोन होता है, अगर आपको पता होगा, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, तो डोल्ड्रम वाला एरिया या इक्वेटोरियल एरिया में हमेशा क्या होता है, मॉइस्ट कंडीशन बनी रहती है। दोपहर के समय में एकदम सडनली पानी आ जाता है, फिर धूप निकल आती है, तो ये सिचुएशन पूरे साल भर होती है। तो यहाँ पर मलेरिया के जो होने के चांसेस हैं वो पीरिनियल हैं। ठीक है, तो दो तरीके से मलेरिया होता है, दोनों के लिए वैक्सीन प्रिपेयर की गई है, दोनों सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, तो मलेरिया की जो वैक्सीन है उसकी जो एफिकेसी है उसकी बात की जाए तो लगभग 75% एफिकेसी है। अगर हम बच्चों की बात की करें तो बच्चों में जिनकी एज 5 महीने से 36 महीने के बीच में है, इसी वक्त सबसे ज़्यादा वनरेबिलिटी होती है मलेरिया से। बहुत सारे लोग मलेरिया से इसी वक्त जो है बच्चे जो है ख़त्म होते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती है। इस समय अगर हम वैक्सीन क्या किया जाए, बच्चों को शॉट्स दिए जाएं वैक्सीन के, तो उन्हें बचाया जा सकता है। अगर अब ऐसे डेटा की बात करें तो 2021 में देयर वर 247 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड, और टोटल 6 लाख से ऊपर ज़्यादा डेथ हो चुकी है मलेरिया से। इसलिए इसकी वैक्सीन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेनली जो अफेक्टेड एरिया है वो कौन से हैं, ट्रॉपिकल्स एरिया ही होंगे, और उसमें क्या आ सकते हैं, अफ्रीकन एरियाज़, साउथ एशिया, अपने यहाँ इंडिया में भी। ठीक है, रिसेंटली श्रीलंका ने एलिमिनेट किया है मलेरिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीलंका ने सक्सेसफुली एलिमिनेट कर चुका है मलेरिया को। इंडिया में हो चुका है कि मलेरिया सक्सेसफुली एलिमिनेट नहीं, इंडिया ने टारगेट किया है, कब तक करेंगे, 2030 तक। तो बेसिकली हुआ क्या है, R21 और मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन रिसेंटली WHO के द्वारा रिकमेंड कर दी गई है। इसे किसने बनाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने। कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जनरली जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सारा का सारा इंडिया में है पहले से ही, लेबर कॉस्ट कम है, ओवरऑल वैक्सीन बनाने की कॉस्ट जो है बहुत कम पड़ती है, इसलिए इंडिया में जनरली मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये बेसिकली क्या किया गया है, WHO के द्वारा रिकमेंड कर दिया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। रिकमेंडेशन जो है फेज़ 3 ट्रायल के रिज़ल्ट के बाद ही कर दी गई है। फाइनल फेज़ के जो ट्रायल हैं वो नहीं हुए हैं, उसके बाद भी जो है WHO ने इसे रिकमेंड कर दिया है। उसका जो मेन रीज़न है वो क्या है, ये जो डेटा है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मेन रीज़न है 2021 की बात की जाए तो टोटल केसेस कितने आए थे, सिर्फ 2021 ईयर में 247 मिलियन मलेरिया केसेस थे वर्ल्ड वाइड। और उससे होने वाली डेथ की बात की जाए तो टोटल 6,19,000 लोगों की उस साल डेथ हुई थी। तो ये जो डेटा है ये बता रहा है कि ह्यूमंगस जो है नंबर में लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और डेथ हो रही है, इसलिए जो है WHO ने फेज़ 3 ट्रायल के बाद ही इसे रिकमेंड कर दिया। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि जो फेज़ 3 ट्रायल के रिज़ल्ट थे वो काफ़ी प्रॉमिसिंग थे। एफिकेसी की बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, ऑलमोस्ट 75% के आसपास ऑन एन एवरेज इसकी एफिकेसी बताई जा रही है, जो कि पहले की वैक्सीन्स के कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर है। इसलिए जो है WHO ने इसे रिकमेंड कर दिया था। अब ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पहले से इसे अप्रूव करके रखा है, जैसे कि नाइजीरिया, घाना और बुर्किना फासो। ये तीनों अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुकी है। किन बच्चों के लिए, जिनकी एज 3 साल से कम है। इनके लिए क्यों किया गया, क्या स्पेशल है इस वैक्सीन में? बेसिकली वैक्सीन में कुछ स्पेशल नहीं है, ये इसलिए किया गया क्योंकि ये इस एज के जो बच्चे होते हैं उनमें नेचुरल इम्यूनिटी इतनी होती नहीं है कि वो फाइट कर सकें, इसलिए इनको वैक्सीन देना ज़रूरी था, क्योंकि इनको सीवियर मलेरिया होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं और इससे होने वाली डेथ के भी चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। और अफ्रीका की बात करें तो जहाँ मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, बच्चे पहले से ही इतने कमज़ोर होते हैं, उनमें ऑलरेडी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है, वहाँ पर ये वैक्सीन देना बहुत मैंडेटरी हो गया था। इसलिए जो है इस वैक्सीन को यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही अप्रूव कर दिया गया। अभी रिसेंटली WHO ने इसे हर एज ग्रुप के लिए अप्रूव कर दिया है, मतलब बच्चों के लिए अप्रूव कर दिया है, सारे कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्सीन्स के बारे में।
तो बेसिकली वैक्सीन्स के 2 शॉट होंगे, एक होगा प्रिंसिपल शॉट, ठीक, और दूसरा होगा बूस्टर। जो प्रिंसिपल होंगे वो हर 4 हफ्ते में लगाए जाएंगे, टोटल 3 शॉट्स लगाए जाएंगे, और फिर 12 महीने के बाद बूस्टर शॉट लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मलेरिया वैक्सीन है वो सीज़न के ऊपर डिपेंड भी करती है ना। जो वैक्सीन होगी उसकी सीजनल एफिशिएंसी भी अलग है। जहाँ पर मलेरिया सीजनल होता है वहाँ पर ये वैक्सीन की एफिकेसी 75% के आसपास है, और जहाँ पर पेरिनियल होता है वहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 68% है। क्या मतलब है ये सीजनल और पेरिनियल का, इसको समझ लेते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक। तो बेसिकली जो मलेरिया है ये वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिसीज़। और जो मॉस्किटोज़ हैं इनकी ब्रीडिंग जनरली कब होती है, जब वेदर क्या हो, मॉइस्ट हो प्लस हीट भी हो, ठीक है। इंडिया की अगर बात करें हम, तो ये कब होता है, सितंबर अक्टूबर। यहाँ पर अक्टूबर हीट होती है, अगस्त वाला यहाँ पर पानी भी गिरता है और हीट भी होती है। इस वेदर में जनरली आपने देखा होगा डेंगू बहुत फैल रहे हैं रिसेंटली, ठीक है। तो मॉस्किटो का एक पर्टिकुलरली ब्रीड करने का सीज़न है कहाँ पर, जहाँ पर मॉनसून है। लेकिन कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पर ये सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, जैसे कि इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन की बात करें, 5 डिग्री नॉर्थ साउथ, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा तो, ठीक है। इक्वेटोरियल रीजन में हमेशा क्या होता है, दिन भर धूप रहेगी, दोपहर होते होते एकदम से थंडरस्टॉर्म आता है, कन्वेक्शनल रेन होती है, और शाम को फिर नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर हमेशा मॉइस्ट सीज़न बना रहता है। तो इस एरिया में मलेरिया के जो मच्छर होंगे वो साल भर होंगे। तो इस एरिया वाले जो मलेरिया है उसे पेरिनियल कहा जाता है। जो सीज़न में हो, कभी कभी मतलब एक सीज़न में आउटब्रेक हो रहा है, वहाँ पर सीजनल मलेरिया कहलाता है। तो दोनों के लिए जो वैक्सीन्स है वो प्रिपेयर की गई है, और दोनों केसेस में जो वैक्सीन है और वो तो सेम है लेकिन एफिकेसी अलग अलग है, ठीक है। एक की एफिकेसी 68% है और एक की 75% है। बस ये आपको जानने की ज़रूरत थी। अब मलेरिया के बारे में बात कर लेते हैं, प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। क्या है मलेरिया, कैसे होता है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट। इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज। ये आपको पहले से ही पता है। इसका ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे होता है, अगर आपको मच्छर जो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी मलेरिया से, वो अगर आपको काट दे, जो कि फीमेल मच्छर है, तो आपको क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। अब टोटल 5 ऐसी प्लाज्मोडियम पैरासाइट स्पीशीज़ है जिसके कारण आपको मलेरिया हो सकता है। उसमें से 2 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा थ्रेट है, जिससे आपको सीवियर मलेरिया हो सकता है। कौन कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स। ये दोनों ऐसी स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की जिससे आपकी जो हेल्थ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। इट पोजेस ग्रेटेस्ट थ्रेट टू योर हेल्थ। अब एलिमिनेशन स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। ये बेसिक चीज़ें हो गई। ग्लोबली WHO क्या कर रहा है, ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी फॉर मलेरिया 2016-30 WHO के द्वारा क्या किया गया, डेवलप किया गया। 2021 में उसे अपडेट किया गया। इसमें कुछ एम्बिशियस टारगेट सेट किए गए। कहा गया कि कम से कम एटलीस्ट 90% रिडक्शन होना चाहिए केसेस के इंसिडेंस में 2030 तक, और जो मोर्टेलिटी है उसका भी 90% क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट बाय 2030। फुल एलिमिनेशन हो जाए तो क्या ही बात है। अब बात करते हैं इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया में बहुत समय से जो है मलेरिया से रिलेटेड प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में लॉन्च किया गया था, है ना। उस समय जो DDT है वो पेस्टिसाइड मिला के स्प्रे किया जाता था, और सर्वेलेंस किया जाता था किन किन को मलेरिया हो रहा है, उन्हें उनकी हेल्थ का ध्यान रखने की कोशिश की जाती थी। इस बेसिकली प्रोग्राम में यही हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो रीसेंट प्रोग्राम है जो WHO के ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटेजी से अलाइन करता है, वो है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन 2016 से 30 के बीच में। इसमें जो टारगेट है वो क्या है, एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। इंडिया में जो टारगेट सेट किया है मलेरिया को एलिमिनेट करने का, 2030 का। श्रीलंका में ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है जहाँ पर एलिमिनेट हो चुका है मलेरिया। इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मेरा इंडिया जो प्रोग्राम है वो काय से रिलेटेड है, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया। बेसिकली जो मलेरिया का कंट्रोल करने के लिए रिसर्च की जा रही है उससे रिलेटेड है। ये भी आपके प्री पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कौन ने इस्टेब्लिश किया है, ICMR ने
क्यों क्या में काम हो रहा है, रिसर्च की जा रही है ताकि मलेरिया को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए R21 मैट्रिक्स M and RTS SA001 are currently in the news is, क्या है ये। तो बेसिकली ये जो RTS SAS001 ये पुरानी वाली मलेरिया वैक्सीन है जिसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 55-56% थी, और अभी वाले की कितनी है, 75% है। ठीक है, तो R21 और RTS ये क्या है, मलेरिया की वैक्सीन्स हैं। इसको याद रखना, इस तरह का प्रीलिम्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है। होपफुली आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू टूल्स टू फैथम द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके प्री पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिसेंटली 2023 के नोबल प्राइज़ जो विनर हैं वो अनाउंस हो रहे हैं, और फिज़िक्स में जिनको नोबल प्राइज़ मिला है वो आपको स्टेट PCS में पूछा जा सकता है, UPSC में आपको पूछा जा सकता है कि क्यों दिया गया है, और स्टेट PCS में पूछा जा सकता है किन्हें दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेट PCS वाला पढ़ लेते हैं। एनी एल हुलियर, पीरे अगस्तिनी एंड फेरेंग क्रॉस, इन तीनों को फिज़िक्स का नोबल प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। तो ये बेसिकली क्यों दिया गया है, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है इनके द्वारा वो डेवलप की गई है, किसके लिए, टू जनरेट एटो पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। ये समझेंगे डिटेल में क्या होता है, अच्छे से समझेंगे। शुरू करते हैं हमारा आर्टिकल। हम लोग जनरली बात करते हैं माइक्रो बायोलॉजी की या माइक्रो स्टडी की, तो हम लोग माइक्रो लेवल पर ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, चेक करते हैं ना। अपने जो आप लोगों ने माइक्रोस्कोप देखा होगा, उसके थ्रू माइक्रो लेवल पर जो बैक्टीरिया हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, कैसे वो डायनामिकली इधर से उधर मूव हो रहे हैं वो हम देख सकते हैं। हम अपनी आँखों से, नेकेड आई से उनको देख सकते हैं कि मूव होते हुए, नहीं। वो जनरली हमें कैसे दिखाई देते हैं, स्टैटिक। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी हमें स्टैटिक ही दिखाई देंगे। अगर हम जनरली देखें तो हमें पता नहीं चलेगा अंदर क्या चल रहा है, मूवमेंट, वो स्टैटिक रहेंगे। लेकिन अगर हम उस लेवल पर जाएं, जैसे यहाँ माइक्रो लेवल पर पहुँचे थे, अगर हम इलेक्ट्रॉन के साइज़, जितना उसका साइज़ है 10⁻⁻18, अगर हम इस लेवल पर जाते हैं, इस स्केल में जाते हैं, तो हमें दो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहे हैं वो हम देख सकते हैं। इसी की जो स्टडी है ना, जो इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए उनकी जो डायनामिक स्टडी है उसको समझने के लिए हम लोगों ने आटोसेकेंड, जो एटोसेकेंड है, उसके लेवल की एक पल्सेस को डेवलप किया है, जिसके थ्रू हम इसमें जो इलेक्ट्रॉन में होने वाले डायनामिक्स हैं उसको मेजर कर पाएँ। और इसको जो एटोसेकेंड बनाने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मेथड की गई है, उसके लिए इन तीनों साइंटिस्ट को क्या दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये आपके लिए क्या है, बेसिकली इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि एटोसेकेंड क्या होता है। तो एटोसेकेंड की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मैंने पहले ही बताया हूँ, सब एटॉमिक लेवल पर जो है चीज़ों की प्रॉपर्टी बदल जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन की भी प्रॉपर्टी, उसका साइज़ बहुत कम है। 10⁻18 लेवल पर, अगर इतने छोटे साइज़ के लेवल पर हम देखेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो अप्लाई होगी, क्वांटम फिज़िक्स है वो अप्लाई होगी, है ना। जो स्ट्रेंज बिहेवियर होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमें क्वांटम लेवल पर दिखाई देगा, और एक डायनामिज़म भी दिखाई देगा। इसी की स्टडी करने के लिए हमें इतने छोटे स्केल पर जाना होगा। अब हमें मान लीजिए अगर आपको कोई फ़ोटो खींचनी होती है ना, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है हमिंग बर्ड विंग्स का। ठीक है, 1 सेकंड में 80 टाइम जो है हमिंग बर्ड जो विंग्स होते हैं वो अपने 80 टाइम क्या करता है, बीट करता है। ठीक, अब इसका मतलब अगर हम एक सिंगल बीट को देखना चाहें तो 1/80th सेकेंड में जो है वो करेगा एक सिंगल बीट। या पंखे की बात कर लेते हैं, अगर हम अपने नेकेड आई से पंखे को देखना चाहें घूमते हुए, तो क्या हम सिंगल ब्लेड देख सकते हैं, नहीं देख सकते, हमारी आई परमिट नहीं कर सकती। उसी तरीके से हम हमिंग बर्ड का जो सिंगल बीट है वो नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी जो आइज़ है वो मैक्सिमम 60 फ्रेम्स जो है कवर कर सकती है पर सेकेंड। इसका मतलब 1/60 सेकेंड्स
हम जो है देख सकते हैं, 1/80 तक नहीं देख सकते हैं। तो क्या होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिजिटल कैमरा का यूज़ करना पड़ेगा अगर हमें सिंगल विंग्स को देखना है कि वो कैसे मूव कर रहा है। ठीक, तो डिजिटल कैमरा अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, जो आप लोगों को पता तो होगा ही, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए आपको लाइट गोल हो जाती है और आपको तैयार होकर बाहर जाना है ना, तो आपको हीरो बनना ही पड़ेगा। जब आप हीरो बनने के लिए आईने के सामने जाएंगे अंधेरे में, तो अपना मोबाइल चालू करेंगे, उसका टॉर्च चालू करेंगे। तो आप बताइए अपनी जो लाइट होगी वो किस पे मारेंगे, मिरर पे मारेंगे या फिर अपने चेहरे पे मारेंगे? जल्दी से बता दीजिए कहाँ मारेंगे। ठीक है, अगर आपको खुद को देखना है तो आपको लाइट अपने ऊपर मारनी पड़ेगी, क्योंकि आप पे लाइट पड़ेगी, उसी के रिफ्लेक्शन से मिरर पे आपको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि आप रात में फ़ोन पे बात करते होंगे, लाइट बंद कर दी, अब दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, तो आप क्या करते हैं, अपनी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। वो ब्राइटनेस बढ़ने से क्या होता है, वो ब्राइटनेस बढ़ने से आपके चेहरे पे लाइट पड़ती है और फिर आप दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के कारण ही एक लाइट जो है एमिट की जाती है, वो लाइट जाती है, वापस आती है और उसके थ्रू जो है यहाँ इमेज बनती है। ये आपको बेसिक अगर याद हो, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर वाला सिस्टम, तो आपको ये चीज़ें बन जाएगी। ठीक है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उससे इमेज बनती है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ बहुत कम है, 10⁻⁻18 लेवल पर मुझे जाना है, तो मैं एक ऐसी लाइट डेवलप करूं जिसका साइज़ क्या हो, 10⁻18 रेंज में हो, ताकि ये लाइट यहाँ जाए और इस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके वापस आ जाए। यही तो हम चाहते हैं। इसी को बनाने में बहुत जान निकल गई इन नोबल लॉरिएट्स की। इतने छोटे लेवल पर लाइट को कट पीट करके बनाना पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने किया और इसलिए इन्हें क्या मिला है, नोबल प्राइज़। तो यहाँ पर डिजिटल कैमरा की बात कर रहे थे, तो कैप्चर करने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो सोर्स होगा वहाँ से लाइट जाएगी और वापस आएगी। ठीक, तो दो तरीके से हम इसको कैप्चर कर सकते हैं सिंगल विंग बीट को। या तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर्चर होगा उसको इतना खोलें, हल्का सा एकदम छोटा सा खोलें कि उससे जो लाइट निकल के जाए वो 1/80th ऑफ द सेकेंड हो। ठीक है, इतनी सी लाइट निकल के जाए इस स्केल की। या फिर हम क्या करेंगे कि अल्टरनेटिव इज़ टू कीप द अपर्चर ओपन एट ऑल टाइम्स एंड रिलीज अ लाइट पल्स हुज ड्यूरेशन इज़ 1/80। या तो फिर हम क्या करें, इसको ओपन करके रखें और यहाँ से जो लाइट जाएगी उसको कंट्रोल करें 1/80 स्केल में। तो जो दूसरा वाला है वो जनरली पॉसिबल नहीं होता डिजिटल कैमरे में। हम अपर्चर को छोटा करते हैं, है ना, जो गोल घुमाते हैं उसको छोटा कर देते हैं, वहाँ से हल्की सी लाइट निकल के जाएगी और फिर आपको वो विंग बीट की फ़ोटो मिल सकती है। लेकिन अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं तो जो ऑप्शन होगा दूसरा वो बेहतर होगा। हम 1/80th सेकेंड की जो लाइट होगी उसी को रिलीज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर पाएंगे। होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाइटोसेकंड किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है, इन सारी चीज़ों की बात करना कोई फ़ायदा है नहीं। उसका रीज़न ये है कि इसमें टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है और टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अननेसेसरली आपको फिज़िक्स पता होना चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा और समझ में नहीं आएगा तो टेंशन में आ जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है, यूपीएससी में इतना टेक्निकल नहीं पूछा जाएगा, 100% श्योर हूँ मैं। अगर आपको थोड़ा बहुत पूछा जा भी सकता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि एटोसेकंड पल्स कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, ये आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव। जब भी आप इंफ्रारेड बीम स्ट्राइक करेंगे नियॉन गैस के ऊपर तो बहुत सारे ऐसे जो वेव है वो बन जाएगी, ओवरटन्स बोलते हैं इसको। ठीक, अब ये वेव जो बनेगी मल्टीपल ओवरटर्न, वो कैसे बनते हैं, जब भी आप लाइट को थ्रो करेंगे, जो लाइट एज अ वेव जो यहाँ पर ट्रीट करी जा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। ठीक है, तो मान लीजिए कि दो वेव इस तरीके से एक साथ, इसका पीक और इसका पीक दोनों मैच करता है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, तो ओवरऑल जो वेव बनेगी वो होगी, उसका जो मैक्सिमा होगा वो बहुत हाईएस्ट होगा, इंटेंसिटी एकदम पीक पे होगी। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और मान लीजिए कि वेव इस तरीके से है, जिसका पीक और इसका ट्रफ दोनों एक साथ अगर मैच हो जाए तो यहाँ पर जो हमें वेव मिलेगी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के थ्रू मिलेगी। और क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, कोई वेव नहीं आएगी। तो इस तरीके से एटोसेकंड
प्रोड्यूस की जाती है पल्सेस। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से एक बहुत छोटा सा वेव का पोर्शन यहाँ से लिया जाएगा। ठीक है, इतना स्मॉल स्केल पे क्या किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट है नहीं। इसमें आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको पूछी जा सकती है। तो इसमें जो एप्लीकेशन की बात की जाए तो बहुत बड़ी ये क्या है, डिस्कवरी है। क्यों? क्योंकि जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अब छोटे स्केल तक पहुंच रही है। जैसे कि बायोलॉजी की बात करें तो माइक्रो बायोलॉजी पे पहुंच गई है, केमिस्ट्री की बात करें तो फेम्टो केमिस्ट्री पर हमारी स्टडीज़ पहुंच गई हैं, और फिज़िक्स में 10⁻⁻18 लेवल पर हम लोगों की फ़िज़िक्स पहुंच गई है। इतने छोटे स्केल पर अब हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके डायनामिक नेचर को पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए ओवरऑल फिज़िक्स के लिए विक्ट्री है, एज अ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए विक्ट्री है। अगर हम बात करें इस लेवल पर एटोफिज़िक्स के बारे में तो हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी कर सकते हैं इस लेवल पर जाके। मान लीजिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पता है, आपने जब लाइट डाली तो फोटोन्स इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो एक्साइटेड होने के कारण, क्योंकि इनको क्या मिलती है, एनर्जी, एक्साइटेड होते हैं और फिर रिलैक्स होकर वापस आ जाते हैं। उसमें कुछ ना कुछ लाइट रिलीज़ होती है। ठीक है, जब वो वापस आते हैं तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक, तो इसी के थ्रू तो आपके जो सोलर पैनल है वो चला करते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर ही डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगी अगर हमें सोलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, ये सब चीज़ें हम अगर जान जाएं तो जो सोलर पैनल है इनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। इस तरीके से हमें बहुत गेन हो सकता है इस फाइनली जो स्टडी हुई है, जो रिसर्च हुई है उससे, और जिसके लिए ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। थैंक यू, एन्जॉय योर